देश की सरकार की व्यापार नीति मूल रूप से किसान के खिलाफ है। इनका पूरा जोर देश और दुनिया की तमाम खबरें देखिए सिर्फ रिपोर्टर भारत पर। 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसी के साथ साथ सभी अपनी पार्टियों का प्रचार करते हुए नजर आए, तो वहीं बीजेपी भी अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए बड़े ही जोरों शोरों से नजर आ रही है। लेकिन उसी के साथ विपक्ष यानी लोकदल पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बागपत के गाधी गांव में एक चलो गांव की ओर का आयोजन किया, जिसमें जयंत चौधरी अपनी लोकदल पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आए कि कैसे वो बीजेपी पार्टी को हराकर अपनी पार्टी को फिर से उस मुकाम पर लेकर आएंगे और लोकसभा में अपनी जगह बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहना है जयंत चौधरी का कि कैसे इस बार वो बीजेपी पार्टी को पीछे छोड़ अपनी लोकदल पार्टी का परचम लहराएंगे। उसके साथ ही बागपत के गाथी गांव में जनता का प्यार और उनके साथ उनका समर्थन देखने को मिला। आइए आपको वो भी दिखाते हैं और उसके साथ ही सुखबीर सिंह गठिना का क्या कहना है इसके ऊपर वो भी आपको सुनाते हैं। साथ ही देखना ये होगा कि क्या इस बार फिर से बीजेपी अपनी जगह लोकसभा में बनाकर सभी विपक्ष पार्टियों को पीछे छोड़ देती है या फिर विपक्ष बीजेपी पार्टी को पीछे छोड़ अपनी जगह लोकसभा में बना लेते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है चलो गांव की ओर इस आयोजन में। श्री राजेंद्र शर्मा जी, करोड़ों दिलों की धड़कन, देश के युवाओं के नेता, किसानों के नेता, मजदूरों के नेता, छोटे व्यापारियों के नेता आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी, मंच पर उपस्थित समस्त राष्ट्रीय लोकदल के नेतागण, सामने उपस्थित समस्त ग्राम गाधी और आसपास के गांव के लोग, आसपास के महानुभाव, मैं चौधरी साहब को ये बताना चाहता हूं कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां चौधरी चरण सिंह जी सन 1942 के मूवमेंट में जिन गांव में रहे, जिन गांव ने उन्हें छुपा करके रखा और जिन गांव के लोग उनके साथ खड़े होकर के जेलों में गए और स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने का काम किया, ये क्षेत्र आज भी उस रूप में उन्हें जानता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी ने उसके बदले में जमींदारी उन्मूलन, हमारी चकबंदी, पटवारी खात्मा और यानी कितने काम हम लोगों के लिए किए। इसके बाद सम्मानित चौधरी अजीत सिंह जी ने हम लोगों के लिए गन्ना मिल लगवाए, क्रेडिट कर्ज का कर्ज माफ करवाया और किसानों को इनकम टैक्स से बचाने का काम किया। मैं जयंत चौधरी जी के संबंध में कहना चाहता हूं कि बराबर में को एक एक्सप्रेस वे निकल रहा है, हमारे बहुत से क्षेत्र के किसानों की जमीन उसमें गई है। जयंत चौधरी जी जब संसद में थे तो उन्होंने एक बिल पास कराया था, हमारी जमीन रात को हम सोते थे और सुबह हमारे खतौनी में से नाम कटे पाते थे कि ये सरकार ने ले ली और बहुत सस्ते भाव में ले ली। लेकिन जयंत चौधरी जी ने एक कानून बनवाया कि सर्किल रेट का 4 गुना भाव देना पड़ेगा। जयंत चौधरी जी ने कानून बनाया सरकारी नौकरी लगेगी। जयंत चौधरी जी ने कानून बनाया कि किसानों से पूछे बिना उनकी जमीन नहीं ली जाएगी। गठिना जी ने वो बात सुनाई और मैं कह रहा था गठिना जी शायद जिले में सबसे पुराने जिम्मेदार पद को संभालने वाले लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता, में कोई दो राय नहीं। इन्होंने 10 साल गायब कर दिए बीजेपी के, माने इन्हें के एक भी दिन हुआ 2014 में ले गए बात। फिर मौका है, एक नजर से देखा जाए वो ठीक कह रहे, दोबारा मौका वही है। पिछले 10 साल आपके लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए कोई ज्यादा विशेष अच्छे नहीं हुए। दावे बड़े बड़े हैं, नाम बहुत आकर्षक दिए जाते हैं योजनाओं को, इससे पहले नाम नहीं होते थे योजनाओं। हर चीज का पहले फंक्शन होता है,
पहले सरकारी नौकरी मिल जाती थी वो ऐसे ही मिल जाती थी। जो क्वालिफाई हो गया, इम्तिहान पास हो गया, मेरिट लिस्ट में आ गया, भर्ती हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, तो उसको नौकरी मिल गई। पहली बार सरकार है कि उन सब की जो है सूची बनती है और उनके ज्वाइनिंग के 6 महीने भले बीत गए हों, उनको बुलाया जाता है, फंक्शन में बैठाया जाता है, 3 घंटे भाषण जड़ा जाता है। देखो 75,000 लोगों को नौकरी दी। वाह, पहली बार ऐसी सरकार है, इससे पहले कभी नहीं। तो कई काम पहली बार हुए हैं। 2014 में जिसका जिक्र कर रहे थे कि देश पे 54 लाख करोड़ का कर्ज था, जो विदेश से कर्ज है। जो हम विदेश से कर्ज लेते हैं उसके मायने ये भी होते हैं कि जो हमारी करेंसी है उस पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है, जो हमारी देनदारी है। आज वो 54 लाख करोड़ कितना हो गया? 205 लाख करोड़। 300% की वृद्धि है। 205 लाख करोड़ में जो आरबीआई और आईएमएफ का डेटा है वो ये बताता है कि लगभग 21% निजी क्षेत्र में जो बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने बॉन्ड जारी करके या बाहर विदेशों के बैंकों से लोन लिया है, लेकिन 21% के अलावा पूरा अमाउंट सरकार का, सरकारी एजेंसियों का, राज्य सरकारों का, बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार का, और उसका प्रभाव आपकी रोजी रोटी पे पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, महंगाई की दरों पर पड़ता है, देश में आम सुविधाओं की उपलब्धता पे सीधा पड़ता है। सरकार के आर्थिक प्रबंधन के कई उदाहरण इन्होंने खुद दिए हैं। नोटबंदी से जो लाभ गिनाए गए थे गरीबों को, जो बातें बताई गई थी, वे क्रय शक्ति दोबारा भारतीय समाज, भारतीय बाजार, भारतीय व्यापारों में वो क्रय शक्ति उपभोक्ताओं के हाथ में दोबारा लौट के नहीं आई, वो विश्वास नहीं आया। बहुत बड़ी बात होती है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता हो और एक विश्वास हो कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरी आमदनी एक हिसाब से बढ़ेगी और एक नियोजन में अपने हिसाब का, अपने खर्चों का कर पाऊं। आज किसान ना तो अपने खर्चे का कोई अनुमान लगा पाता है, ना ही उसे किस हिसाब से अपनी फसल का मूल्य कब मिलेगा वो तय करता है। देश की सरकार की व्यापार नीति मूल रूप से किसान के खिलाफ है। इनका पूरा जोर, क्योंकि चुनाव का माहौल है, हर चीज पे ये है कि दाम का नियंत्रण हो। दूध का भाव 1 रुपए बढ़ेगा तो भूचाल आ जाएगा, चीनी का भाव 1 रुपए बढ़ेगा तो भूचाल आ जाएगा। लेकिन जब धड़ाम से दाम गिर जाते हैं प्याज के, टमाटर के, धान की, जब आपको एमएसपी भी किसानों को नहीं मिलती, तो किसानों के उस दर्द को, उस कठिनाई को दूर करने वाला कोई सरकार, कोई सरकारी एजेंसी, कोई सरकारी नेता दिखाई नहीं देता। और ये सरकार की प्राथमिकता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल कीजिए, गरीब उपभोक्ताओं पे सस्ते दरों पर, सब्सिडाइज दरों पर भोजन आज केंद्र सरकार दे तो रही है, उसे कौन मना कर रहा है, उसका कौन विरोध कर रहा है? 5 साल आपने और देने का निर्णय लिया है, बहुत अच्छी बात है। आपके एफसीआई के गोदाम भरे पड़े थे, जो आपका स्टैंडर्ड था कि कितना हमें गोदामों में रखना है, उससे ज्यादा अनाज कई गुना ज्यादा सरकार पे था। उस समय आपने निर्णय लिया। विपक्षी किसी पार्टी ने अब तक मेरे नजर में इस फैसले का विरोध नहीं किया। गरीब को आर्थिक और सामाजिक सहारा देने की संवैधानिक जिम्मेदारी भारत सरकार की और विभिन्न सरकारों की बनती है, ये लोकदल की भी राय है। लेकिन कम से कम उसकी मार और उसका पूरा बोझ किसानों पे तो नहीं जाना चाहिए। अभी इथेनॉल का जो निर्णय सरकार ने लिया, क्यों लिया? इसी कारण से लिया, रातों रात लिया, बिना किसी किसान संगठन से पूछे, किसी उद्योग से पूछे या कोऑपरेटिव मिल से पूछते हुए उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि गन्ने के रस से, शीरे से इथेनॉल का उत्पादन नहीं होगा। ऐसे देश में जहां आज इथेनॉल का 80% उत्पाद शुगर केन से, गन्ने से हो रहा है, वहां एक रात में आप ऐसे फैसले ले लेते। प्याज के निर्यात पे तुरंत प्रतिबंध लगा दिया, धान पे प्रतिबंध है, आलू के निर्यात पे इन्होंने ऐसी शर्तें लगाई थी जब सत्ता में आए थे कि अब तक भी मुझे लगता नहीं कि एक भी सीजन में आलू की खेती कर रहे किसान को लाभ पहुंचा हो। तो जब लाभ मिलने के आसार होते हैं
तब सरकार हस्तक्षेप करती है, और जो घाटा होता है सरकार का कोई रवैया आपके पक्ष का नहीं है। यहाँ तो गन्ने की पैदावार, मुझे कारण बता दो कि अब तक गन्ने का मूल्य सरकार निर्धारण नहीं कर पाई, तय नहीं कर पा रही, हिसाब नहीं लगा पा रही। शोध केंद्र इनके नियंत्रण में है, सरकारी संस्थाएं हैं अनुमान लगाने को, वो आंकड़े सरकार के पास हैं। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में निजी उद्योग बहुत अच्छी तरह स्थापित है, आप उनसे रिपोर्ट मांग सकते हैं। किसानों के संगठन हैं, किसानों के कोऑपरेटिव हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं। पहले उनसे पूछा जाता था, लखनऊ में बैठक बुलाई जाती थी, उनके प्रतिनिधि जाते थे, अपनी बात रखते थे गन्ना आयुक्त के सामने। अब वो सारी जो प्रक्रिया है समाप्त हो चुकी। कोई नहीं बता सकता कि रेट कब तक घोषित हो, मुख्यमंत्री तक नहीं बता सकते किसानों को। किसान दिवस मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका नाम लेके अपनी राजनीति को जमाना चाहते हैं किसानों के बीच जाकर, लेकिन उनको फॉलो करने वाले, उनकी राजनीति को समझने वाले लोगों के लिए देने को उनका कुछ नहीं। ऐसे मुख्यमंत्री जो 23 दिसंबर तक भी गन्ने का रेट किसानों को नहीं दे सकते, ऐसे मुख्यमंत्री को जब तक आप करारा जवाब चुनावों में ही दिया जाता और कोई मौका नहीं। तो जो गठिया जी ने बात कही, मैं तो उम्मीद करता हूँ सरकार को एहसास आपको दिलाना होगा, और सरकार वरना ऐसे ही निर्णय ले, और यहाँ हमारी सरकार जबरदस्ती कर रही। तो ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए। इसके लिए किसानों को अपनी राजनीति और मजबूत करने की जरूरत है। और एक चिंता की बात, यहाँ सब समाज के लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं। चौधरी चरण सिंह जी को आपने इतने करीब से देखा, चौधरी अजीत सिंह जी को देखा, अब तो मुझे भी देखते देखते 20 वर्ष हो गए आपको। मुझे बताओ, क्या हमारे किसी भी फैसले में आपको लगता है, झलकता है कि हम एक जाति के लिए हैं या एक जाति से हैं? नहीं, किसान। क्या लोकदल एक जाति की है? नहीं। या एक ही जाति के किसान हैं? नहीं। तो फिर हमें इस चीज से बचना चाहिए। एक विचार था कि देश जैसे प्रगति करेगा, साक्षरता बढ़ेगी, और लोग तो ये कहते थे शहरों में जब लोग जाएंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। गाँव के लोग बैकवर्ड होते हैं, गाँव के लोग पिछड़े और गंवार होते हैं, छोटी मानसिकता के होते हैं। और जब शहरीकरण होगा, व्यापार से लोग जुड़ेंगे, तो इन पुरानी रीतियों से उठ पाएंगे। माफ करना, ये बात कड़वी लगी होगी, लेकिन देश में एक एलीट है जो मुख्यधारा के कुछ लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं। इसी के साथ चलो गांव की ओर इस आयोजन में खास बात देखने को मिली। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि हरियाणा के बच्चे खेल कूद में कितने आगे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि बागपत के उत्तर प्रदेश से महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता खेल कूद के लिए, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं होता। तो वहीं इस बात को गलत साबित करते हुए तानिया चौधरी के पिताजी ने उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया, जिससे वो हैमर थ्रो गेम में अपनी जगह बना पाई। उसी के साथ जयंत चौधरी ने भी उनका सम्मान किया और उनको सम्मानित किया इस कार्यक्रम में। आइए देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है जयंत चौधरी की लोकदल पार्टी को लेकर और उसके साथ ही अपने गेम को लेकर। तो सबसे पहले तो जयंत जी, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव में आने के लिए। और सभी यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनका भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने आके यहाँ पे मान बढ़ाया है हमारे गांव का भी और हमारी पार्टी का भी। तो सभी आए, आपका सबका धन्यवाद। सर, मेरा नाम तानिया चौधरी है। मैं गाधी गांव की रहने वाली हूँ, बागपत जिले का एक गांव गाधी, और मेरे पिताजी का नाम नरेंद्र चौधरी है। क्या किया आपने, उसके बारे में बताइए। मैं हैमर थ्रो की खिलाड़ी हूँ और मैंने अभी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। मैं फाइनलिस्ट थी वहाँ पे, फाइनल में मैंने पार्टिसिपेट किया था। और अभी नेशनल गेम्स में गोवा में हुए थे, जो वहाँ पे मैंने नया मीट रिकॉर्ड किया है। और नेशनल में मेरे पिछले 2 साल से अब तक 14 मेडल हो चुके हैं। बेटा, ये काम बागपत क्षेत्र में आपने किया एक लड़की होके, क्या क्या कठिनाई पड़ी? ऐसा नहीं है कि लड़की होके कुछ इसका कुछ खास फ़र्क पड़ा है, क्योंकि घर में जो माहौल था उससे कुछ
किसी का कोई ये नहीं था कि लड़की है तो इसको नहीं कराएंगे, तो पूरा सबका सपोर्ट था, घर वालों का भी। और सबसे ज़्यादा तो मेरे पापा का, जो मुझे डेली अपने गांव से 25-26 किलोमीटर दूर हमारा जो ग्राउंड है वहाँ पे प्रैक्टिस कराने लेके जाते हैं, तो उनका जो योगदान है मेरे इसमें सफलता में, वो सब श्रेष्ठ है। बेटा, हरियाणा में लड़के लड़की सब आगे बढ़ते हैं, हमारे क्षेत्र की लड़कियों को कहा जाता है कि नहीं घर से बाहर नहीं निकलना, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सभी लड़कियों? सभी बस यही है कि आप अगर खुद पे विश्वास करते हो तो आपके घर वालों को भी आप पे विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको खुद के लिए बोलना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा कि हमें करना है, और खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। सर, ताने तो देखो अगर निकलते हैं शुरू में मिलते हैं, लेकिन जो लोग शुरू में कहते थे ना, आज वही प्रशंसा करते हैं सब। तो हमारा क्षेत्र बागपत क्षेत्र बहुत पीछे है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने में। बड़े बुजुर्ग बड़े ही बोलते हैं, क्या लगता है कि आप क्या कहना चाहते हो सभी देशवासियों को, अपने क्षेत्र? देखो सर, इसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ पे सुविधाएं की बहुत कमी है। हरियाणा और दिल्ली में सुविधाएं मिलती हैं, तो इसलिए हमारे खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं। अगर सुविधाएं मिलें तो टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पे। आनंद जी, लड़की का बारे में क्या कहना है आपका? ये लड़की बहुत अच्छी चल रही, इसके घर के भी बहुत सुविधा दे रही है, और ये लड़की ने तो हमारा नाम पा दिया। जैसे ये लड़की आगे बढ़ी है, हाँ। क्या हर घर की लड़कियां बागपत क्षेत्र की आगे आनी चाहिए? बजी आनी तो चाहिए, पर हमारे यहाँ की सुविधा नहीं है, और किसान आदमी भले आदमी है। तो सरकार से क्या मैसेज देना चाहिए? सरकार जो सुविधा दे तो घर से बच्चे निकलेंगे। क्या हो रहा था यहाँ पे, कैसे भीड़ भाड़ थी? भीड़ भाड़ यहाँ जयंत आ रहे थे, प्रोग्राम था वो चलो गांव की ओर। जयंत कौन? जयंत जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष। तो अब तो कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्षेत्र में बागपत क्षेत्र है, उनका अपना घर, और ये पीछे घर से बाहर होंगे। वो तो बेईमानी से ईमानी तो हो जाएगा ना, और ना है कुछ भी, हिप भी है जिप भी है। हाँ, देख लो, सारी मीडिया बता लग रही थी। छत्तीसगढ़ में तो किसी मीडिया ने न्यू कहा ही नहीं बा कांग्रेस आ रही, और वहाँ धार मिलेगी, वहाँ जो जितने उसके बतावे थे उतने आगे, और क्या है? बेईमाना होता है। और बेईमाना तो हुई है, हिटलर गिरी तो है ही, और क्या है? सारे कानून बदल जा, सारे सांसद बाहर काट दे, विधायक पास कर दिया, और क्या करना, कुछ भी ना। ट्रैक्टर है तो चौधरी चरण सिंह है। चौधरी बिल्कुल पक्की बात है। तो क्या क्षेत्र में काम कराए थे चौधरी चरण सिंह ने? चौधरी चरण सिंह की देन है, सब तो कुछ हम यहाँ हैं। फिर आज कैसे पीछे रह गए? या हो जा आपस की फूट सूट को थोड़ी बहुत, इनका ठीक हो जाएगा सब। भटक तो नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनका सब फिट हो जाएगा। अब के दोबारा क्या घर वापसी हो जाएगी? घर वापसी सबकी। क्या लगता है आपको कि आपके 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो हम बनेंगे, और कौन बनेगा? तो जयंत चौधरी को सीट मिलेगी? हाँ, जयंत चौधरी और हम जी, एक ही मामला हमारा था। कैसे, कहाँ घूम रहे हो? हाँ, जयंत की रैली में आ रहे और कहाँ के घूमते भाई। तो जयंत चौधरी को आगे 2024 पक्की बात, 100 के 100 है जी, 100 के 100। ये कह ही रहे हो या करो के भी नहीं करके दिखावेंगे। पिछली बार क्या आज से नहीं, बेईमान ना हुआ। पिछली बार हंगा मारी हरा रखा, इबका लठ बजावेंगे। अब क्या टक्कर लोगे? इबका कतले आम करेंगे मासी, पर लेकिन जीता के रहोगे? हाँ, पर जीता के रहेंगे, जोड़ के रहोगे। हाँ। पक्का जयंत चौधरी। हाँ। वो मुंबई से फिर कभी आ जाए, जो मुंबई से आके यहाँ पे कहीं भी हो, वो हमारी दिल में है, वो कहीं रहो। क्या तैयारियां चल रही हैं, गाँव में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। छोटी छोटी जिम्मेदारियां सेक्टर बांट के कार्यकर्ताओं को दी जाएंगी, संगठन को दुरुस्त करेंगे। बागपत क्षेत्र आपका घर है? जी बिल्कुल, घर जैसा ही, कोई बात नहीं, कोई दूसरा घुस गया, जनता ने मौका दिया उनको, 10 साल दे दिया, अब नहीं देंगे आगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर भारत की हर अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।